बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिर्रा। मैं उसामा जाहिद हूं और सियासत का मुकाबला ताकत से नहीं सियासत से ही हो सकता है। ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर ली जाए, इससे किसी की सियासत को नहीं खत्म किया जा सकता। इस असूल की कारफरमाई हमने भुट्टो ज़िया दौर में भी देखी और ताकत होने के बावजूद जनरल ज़िया भुट्टो की सियासत खत्म न कर सके। नवाज शरीफ की सियासत को जनरल मुशर्रफ की ताकत मात ना दे सकी। अब भी इमरान खान की सियासत को ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। इस आफाकी और अब्दी असूल की मौजूदगी में कभी भी ये तवक्को की जा रही है कि जेलों, सजाओं और गिरफ्तारियों से इंसाफ खत्म हो जाएगा। हरगिज नहीं, इन इकदाम से इसी बढ़ोतरी मिलेगी। इमरान खान को जब भी शिकस्त होगी, सियासत के मैदान में होगी, मगर फिलहाल इसके मुकाबले की सियासत कोई कर ही नहीं रहा। इमरान खान अकेला ही सियासत कर रहा है, बाकी तो इक़्तिदार की बंदर बाट में मसरूफ दिखाई देते हैं। इमरान खान की सियासत का महवर उसका बयानिया। अब अगर उसको इमरान खान का मुकाबला करना है तो इमरान खान से बेहतर और ज्यादा मुअस्सर बयानिया लाएगा तो मुकाबला कर सकेगा। ऐसा भी तो नहीं हो सका। इमरान खान के इस बयानिया को फैलाने में सोशल मीडिया का मरकजी किरदार नजर आता है। अब रियासत खान की बजाय उसके इमरानी बयानियों को तोड़े, वो सोशल मीडिया पर नाराज हो जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया तो सिर्फ वसीला है, असल चीज तो बयानिया है। इस इज्तिहादी गलती की वजह से रियासत का नजला सोशल मीडिया पर गिरता है। इमरान रियाज खान हो या असद तूर, इनकी गिरफ्तारी सरासर ज्यादती है। इन गिरफ्तारियों से ये लगता है कि हमारी ताकतवर रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि इमरान रियाज और असद तूर से भी डर रही है। अगर इमरान रियाज और असद तूर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका जवाब भी सोशल मीडिया पर दिया जाना चाहिए। रियासत के पास तो इन दोनों अफराद से कहीं ज्यादा वसाइल, मौल दौलत और ताकत है। मीडिया का तोड़ मीडिया से ही हो सकता है। गिरफ्तारियों और धमकियों से इन्हें डराया नहीं जा सकता। मीडिया पर इन पाबंदियों से मेरे जहन में मलामती और सूफियाना शायरी की रवायत में एक शेर गूंज रहा है। साडे बोलन ते पाबंदियां, साडे सर लटकन तलवार। मेरी नाकस राय में बोलने पर पाबंदियों से रियासत मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होती है। पाबंदियों से अफवाहें और साजिशी कहानियां जन्म लेती हैं। आम लोगों का रियासत और मेन स्ट्रीम मीडिया पर से एतमाद उठ जाता है। लोग रियासत और हुकूमत को अच्छी बातों और इक़दाम पर भी यकीन नहीं करते, बल्कि इन्हें गुमान होता है कि सब झूठ और प्रोपेगेंडा है। आप याद करें, मार्शल लॉ के एतवार में जब कौमी मीडिया पर पाबंदियां होती थी तो लोग सच्ची खबरों के लिए BBC सुनते थे। कई लोग तो रियासती मीडिया से इस कदर नाराज होते थे कि भारतीय आकाशवाणी को तरजीह देते थे। खुदा करे पाकिस्तान मीडिया की जदोजहद से बिलाखिर हम इस नहज पर पहुंचे कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगर ये पाबंदियां और गिरफ्तारियां जारी रही तो लोगों का फिर से नेशनल और सोशल मीडिया पर से ईमान उठ जाएगा और वो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग पर इंसार करने लगेंगे। फिर पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में सोशल मीडिया के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बिलखुसूस फेक न्यूज का चैलेंज सबसे गंभीर है। रियासत को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसे चाहिए कि फेक न्यूज को रोकने के लिए ताकत और दबाव के बजाय कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करे। मीडिया का अदना कारकुन होने के नाते मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है। बैनुल-अक़वामी और मुल्की तौर पर मीडिया को प्राइवेट तस्दीकी मराकज़ खोलने चाहिए। इन तस्दीकी मराकज़ का रियासत से कोई ताल्लुक ना हो, ना इदारे इसका काम में मुदाखलत करें। ये प्राइवेट मराकज़ खबरों और रिपोर्टों की फैक्ट चेकिंग के बाद तस्दीक की इजाजत दें और अपना सर्टिफिकेट जारी करें। सोशल मीडिया की साख और उस पर चलने वाली खबरों पर एतमाद साजी में इजाफा होगा। ये तस्दीकी मराकज़ बिल्कुल इसी तरह होंगे जिस तरह ISO सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। पाकिस्तान में तस्दीक की जाती है कंपनी या इदारा बैनुल-अक़वामी सुलह ज़वाबित का पाबंद है, इसलिए इस तजारत और लेन देन किया जा सकता है। इस तस्दीक अमल से सोशल मीडिया के बारे में जो शकूक व शुबात पाए जाते हैं वो कम होंगे और आज का बेमुहार सोशल मीडिया भी जिम्मेदार कहलाने लगेगा। उम्मीद है कि तरक्की याफ्ता ममालिक इस हवाले से पहल करेंगे ताकि बाकी दुनिया भी इन पर पैरवी कर सके। इस तरह के इदारे बनाने से न तो सोशल मीडिया बल्कि आज़ादी मजरू होगी और न ही रियासती दबाव का शिकार होगा। साथ ही साथ ऐसे प्रोफेशनल गेट कैपिंग का इजाफा भी हो जाएगा। रियासत तो हमारी रियासत या कभी आज़ाद मीडिया को तस्लीम नहीं कर सकी है। 2018 में इतना दबाव था कि जियो की एक नशियात बंद कर दी गई। इसके पाकिस्तान के मुतअद्दिद TV चैनल्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बोल को भी बंद कर दिया गया। इसी तरह 2024 के इलेक्शन नशियात में सख्त पाबंदियां हुई, पेशानियों पर सलूटें पड़ गई और अभी कुछ ही देर पहले की बात है कि वॉइस न्यूज का लाइसेंस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह रियासत मीडिया की तनकीद बर्दाश्त करे तो रियासत के लिए फायदेमंद होती है। अगर खुलेआम तनकीद बंद हो जाए तो लोगों के दिलों में लावा पकता है, बगावतें और खून रेजी होती है। जब से मीडिया की निस्बतन आज़ाद है, कोई खूनी एहतजाजी तरीक नहीं चल सकी क्योंकि लोगों का गुस्सा और तनकीद तकरीर से उतर जाता है। अगर ये रास्ते बंद कर दिए जाएं तो गुस्सा, एहतजाज और बिलाखिर शिद्दत पसंदी का रुख इख्तियार कर लेता है। इसलिए बात कर रहे हैं मुसलसल इसी वजह से कि जब आम लोगों को बोलने की इजाजत
दी जाएगी तो अपना गम गुस्सा निकाल लेंगे, फिर आप खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे जो किसी रियासत के लिए मुतम्मिल नहीं हो सकता। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मलिक साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, और हसन अदील साहब जो कि NA 60 से पाकिस्तान तहरीक के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। अतीक मलिक साहब, सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मीडिया पर पाबंदियां रही हैं और हर दौर में हर हुकूमत अपने जो नाकिद एंकर्स हैं उनको लेकर काफी पॉइंटेबल नजर आती है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान इस तमाम तर निजाम में सर्वाइव कर सकता है मीडिया पर दबाव डाल के? ने हमें इनवाइट किया। देखिए, ये जो मीडिया पर पाबंदियां लगाना है, ये आज से नहीं बल्कि कई साल से जो तारीख है वो इसका हिस्सा बिल्कुल बन चुकी है, और तारीख को जब कभी जुटाया नहीं जा सकता, क्योंकि माजी कई में और जो अगर बात करें 1980s की और अर्ली 90s की, तो उस वक्त भी मीडिया पर पाबंदियां लगाना कोई जो छोटी बात नहीं थी। तो ये बात पहले से होती चली जा रही है, और ये मेरे ख्याल से अब तक जो है कई बार हुकूमतों में ऐसी बातें रिपीट जो है होती चली जा रही है। हम लोग अगर PTI की बात कर लें तो उस वक्त भी देखा ही गया था कि जो मनपसंद चैनल्स थे उसमें जो चैनल्स और जो एंकर से उनका नवाजा जाता था, और जो बाकी जो नून लीग की दौर की अगर बात करें तो उसमें भी इस तरह की रवायत जो है वो देखने को मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की रवायत बरकरार रहती है तो आइंदा चंद सालों में जो मीडिया के लिए जो है वो बेहतरीन हालात जो है वो साजगार हालात जो है वो बन सकते हैं। क्योंकि माजी में देखा यह गया है कि जैसे पाबंदियां लगती हैं और जैसे ही उन पर मुश्किल हालात आते हैं तो मीडिया के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी काफी ऐसे ऐसे फील्ड में हैं और हर चीज को बखूबी जान रहे हैं और बड़ी बारीक से चीजों को देख रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो खत्म करना बड़ा जरूरी है, और जब तक इन चीजों पर ओवरकम नहीं किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के लिए जो हालात साजगार हो सकते हैं। मलिक साहब, एक और बड़ा अहम पॉइंट है, जिस तरह से आज इमरान रियाज और असद तूर की सूरत में हम दूसरे एक जर्नलिस्ट हजरात को देख रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक हमारे ही साफी भाइयों के एक ब्लॉग नजर आता है। क्या समझते नहीं कि साफी तंजीमों को एक पॉइंट पे होना चाहिए इस मामले में? देखिए, ये तो बड़ा जरूरी है माना है, क्योंकि जब तक हम एक यूनिटी नहीं होंगे और ना ही हम एक दूसरे का दफा कर सकते हैं और ना ही हम एक दूसरे के लिए बेहतर काम जो करते हैं। जब हम देखते ही हैं कि एक जो चंद सहाफी जिनको ये कहा जाता है कि आप किसी जमात के तर्जुमान हैं, और कई सहाफी को ये कहा जाता है कि आप सहाफी नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी इन चीजों से बाहर निकलकर एक यूनिटी का जो इख्तियार करनी चाहिए, जिसमें हम लग सके कि वाकईतन एक हम पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते हैं और हम एक हैं, बल्कि हम एक दूसरे के बाजू हैं। तो जब तक ऐसा माहौल नहीं बनेगा और जब तक हम यूनिटी इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की जो चीजें हैं और जिस तरह के मामलात हैं वो नजर आते रहेंगे, खा वो असद तूर की शक्ल में हो, खा वो उसामा जाहिद की शक्ल में हो या अतीक मलिक की शक्ल में हो। बिल्कुल। हसन अदील साहब, NA 60 से विकेट के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। हसन साहब, बड़ा मसला हम ये समझते हैं कि इंसाफ का फुकदान है, हमारे सहाफ़ी दोस्तों का इस हवाले से शिकवा है, रियासत का शिकवा है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का शिकवा है। हर दौर में हमने देखा कि इंसाफ का जो बोलबाला नहीं हो सका और मुख्तलिफ इदारे इसकी जद में आए। आपने NA 60 से इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या समझते हैं इस निज़ाम के साथ हम सर्वाइव कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इस इंटरव्यू में लेने के लिए। इस बारे में मैं ये कहूंगा कि इंसाफ तो अब बहुत दूर की बात रह गई है। ये ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क एक जंगल बन गया है, बल्कि जंगल में भी शायद कुछ कवायद होते हों, इस मुल्क में तो वो भी नहीं है। मनमानी हुकूमत अवाम के मैंडेट को चोरी करके दिन दहाड़े डाका डाल के एक हुकूमत आप कायम कर लें, तो मुझे बताएं वो निजाम कैसे चलेगा? जो निजाम बेस्ड ही झूठ की बुनियाद पर है, जो अपने ही अवाम की राय के खिलाफ उनके जो इज्तिमाई सोच है उसको नजरअंदाज करके अगर आप एक हुकूमत बनाएंगे तो वो हुकूमत कैसे काम कर सकेगी, वो निजाम कैसे चल सकेगा? जो निजाम अपनी स्टेट को, अपने अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, उनके हकूक की हिफाजत के लिए होना चाहिए, मुल्क की अवाम की जो फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए, वही निजाम इस अवाम को मारने पीटने में, उन पर जुल्म करने में, उनकी आवाज को दबाने में, उनके मैंडेट को डाका डालने पर जो फोकस किया हुआ है, तो ऐसा निजाम जो हुकूमत बन गई है ये अवाम के लिए है ही नहीं, ये खास एक तबके के लिए है। एक खास, मैं उनको कहूंगा एक लुटेरों का तबका ही कहा जा सकता है, क्योंकि अवाम के हकूक पर जिस तरह से, जिस बुरी तरीके से फैशिस्ट हुकूमत ने डाका डाला है, तो ऐसा निजाम जो अवाम के लिए है से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अदील साहब, आपके ही हल्के से आपको क्या तफावत हैं? फार्म 45 और फार्म 47 का आपके हल्के में तजाद है?
जी बिल्कुल, हमारे पास ये बड़ा क्लियर इशू था। मेरे जो हल्के में टोटल 386 पोलिंग स्टेशंस थे। हमारे पास तकरीबन 375 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं, और उनमें से हमारी जो लीड है वो 45,000 है। 45,000 की लीड को आधे घंटे में गायब कर दिया गया, और मुझे 9,000 से इलेक्शन हरवा दिया गया। तो सुबह तकरीबन 5:30 तक इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो 160 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट था उसमें मेरी लीड 20,000 थी। उसके बाद हमारे आरओ को वहां से निकाल दिया गया, हमारे इलेक्शन एजेंट्स को वहां से निकाल दिया गया, मुझे भी उस आरओ ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाला और रूम सील कर दिया गया, और उसके तमाम रिजल्ट्स को चेंज कर दिया गया। और उसके बाद जब हम इलेक्शन कमीशन में गए तो इलेक्शन कमिश्नर जो डबल बेंच था, उनका ये कहना था कि आपके पास जो फॉर्म 45 हैं उनको हम मानते ही नहीं हैं, हम उन फॉर्म 45 को मानेंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमारे आरओ को दिए। तो मेरा उनसे सवाल था, तो इससे तो आप जो रसीद का कॉन्सेप्ट दुनिया में ये बड़ा पॉइंट रेज कर गए कि फॉर्म 45 में भी फर्क देखा गया है। आपको जो फॉर्म 45 वो और है और आरओ के पास फॉर्म 45 और है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर तो उसी वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर से एक खाली पेपर पर साइन, यानी खाली P45 फॉर्म पर साइन ले लिए गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाए। तो जो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे वो अपलोड किए हैं काफी सारे, तो बिल्कुल उन्होंने नए बना लिए हैं, जहां रिजल्ट कंप्लीटली जो मुख्तलिफ है। अक्सर जगह पर तो उन्होंने बेवकूफी का आलम यह था कि अगर किसी जगह पर रजिस्टर्ड वोट 1500 थी तो उन्होंने टोटल जो वोट पोल करवाई वो 1600-1700 करवा दी। तो इस तरह के बहुत सारी बेजाब्तियां हैं उन फॉर्म 45 में जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं। हमारे पास जो सही फॉर्म 45 हैं, और जो बाकी जो डिफरेंट पार्टीज के जो उम्मीदवार थे उनके साथ भी हमने जो अपने फॉर्म 45 टैली किए हैं, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमारे पोलिंग स्टेशंस को दिए, वही ओरिजिनल है। और उनमें और इलेक्शन कमीशन ने जो अपलोड किए हैं बे इंतहा उसमें तब्दीलियां कर दी गई हैं, और बे इंतहा बेजाब्तियां हैं उसमें। अतीक साहब जो बात कर रहे हैं हसन अदील साहब, फॉर्म 45 में भी तजादात हैं, तो फिर वो क्या वजह पेश आई कि 3 को 9 करने की, 4 को 5 करने की, नए भी बनाए जा सकते थे, ये क्या मामला है? जी, जहां पर उनको लगा कि आसानी से हो सकता था 3 को 8 बन सकता था, किसी जगह उनकी वोट 400 थी तो उसको 1 लगा के 1400 कर देना, जो आसानी से हो सकते थे वो उन्होंने कर दिए, क्योंकि सारे 386 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, सब ने उनकी बात मानी भी तो नहीं होगी। कुछ लोग जाहिर है वो उनके प्रेशर में आ गए होंगे, ज्यादातर लोगों ने उनकी बात जब नहीं मानी तो उन फॉर्म्स को फिर नए फॉर्म्स नहीं इशू किए गए, बल्कि उन्हीं फॉर्म्स के ऊपर तब्दीलियां कर दी गई। तो ये इस थोड़ा सा तब्दीली सामने आई है फॉर्म 45 और 47। अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है आपस में मुलाकात कर रहे होते हैं। आज भी हमने देखा हसन मुर्तजा साहब से मिले हैं शौकत बसरा साहब, तो कहते जी आप फिर एक दफा आ गए, कहते जी हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं है, फॉर्म 47 वाले आप फिर रहे हैं। तो फॉर्म 45 और 47 से भी आम कौम को इस वक्त इमरान खान ने रोशनास करवा दी है। वैसे ये तो तरीके इंसाफ ने अच्छे काम किए, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वैसे ही पाकिस्तान की सियासत में कुछ नई चीजें डेवलप की हैं, मुतारफ करवाई हैं। उन्होंने बड़ा ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला, आप हमारे ढाबे में भी, आज हमारी रेडियो पे भी फॉर्म 45 और 47 डिस्कस होना शुरू हो गए। वैसे अतीक साहब एक अच्छा जेस्चर गया कि पाकिस्तान का आजकल बच्चा बच्चा भी सियासी हुआ फिरता है। जी देखिए, जो फॉर्म 45 और 47 के शऊर की आपने बात की, सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब ने इस कौम को जगा दिया है। इमरान खान साहब से पहले हम एक हजूम थे, अब हम एक कौम बन गए हैं। पहली दफा हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख के उस जगह पर खड़े हैं पाकिस्तान में। हमें फख्र करना चाहिए कि हम ये सब विटनेस होते हुए देख रहे हैं कि एक अजीम लीडर हम में आया, और कौम जो बिल्कुल एक हजूम थी, बिल्कुल बिखरी हुई थी, मायूस थी इस सिस्टम से। आप 2013 में कभी वोटर्स के पास अगर आप जाएं उन इलेक्शन के दिनों में, जो यंग वोटर्स थे स्पेशली, वो अपने दूसरे कामों में मशगूल होते थे, उनको ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं होती थी सियासत से। और अब आप देखें कि 18 से 24 साल के जो नौजवान है, खास तौर पर ये जो एज ग्रुप की बात कर रहा हूं, उन्होंने सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और ये इसी बात का इंदिया देता है, इसी बात का सबूत है कि इमरान खान साहब ने इस कौम को एक शऊर दे दिया है, नौजवानों को बेदार कर दिया है, एक नई सोच दे दी है। जो और यही अब इंशाल्लाह, अब ये जो फस्तायत का दौर है, ये जिस तरह भी ये फॉर्म 47 की हुकूमत बना लें, जितने भी डाके डाल लें, अब ये सिस्टम बिल्कुल नंगा हो चुका है। अवाम को पता है सच क्या है और झूठ क्या है। यही वजह है, यही वो शऊर है। हसन अदील साहब, तजादात क्यों हैं? असद कैसर साहब के बयानात में, शेर अब्दुल मर्वत के बयानात में, अली मोहम्मद खान के बयानात में,
जब आप एक दफा एक मुजामत की सियासत के एक तरफ समझते हैं कि मुजामत करेंगे, साथ ही मुफाहमत का कदम भी बढ़ा देते हैं, और साथ ही अली मोहम्मद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी गद्दार वतन नहीं है, वो भी मबवान वतन है, तो उनके साथ भी हम चाहते हैं कि साथ मिलकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। तो ये बयानात अलग अलग क्यों हैं फिर? देखिए, इन बयानात को आप एक खास तनाजुर में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बयान मुख्तलिफ नहीं है। देखिए, हमने अपनी लीगल बैटल लड़नी है, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना है। वही इलेक्शन कमीशन जिसने हमारे साथ ये सब धोखा किया, पर हम अब बिल्कुल उस सिस्टम, इलेक्शन कमीशन ही है, उन्हीं का ट्राइब्यूनल बनना है, उन्हीं के सामने हमने पेश होना है। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इन इदारों के। दूसरी तरफ आप आ जाएं कि हम अपनी जो प्रोटेस्ट है, जो हमारा आइन ने हमें बुनियादी हक दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो हम रोड पे भी कर रहे हैं। उसको आप मुज़ाहमत की सियासत का नाम दे लें। दूसरी तरफ वही आइन, वही कानून कहता है कि आप असेंबली में बैठें और जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनसे आप बातचीत करें। तो ये तीनों जो तीनों पहलू हैं वो बेसिकली एक ओवरऑल एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी पॉलिटिकल जमात की, कि अपना जो हक है वो आप सड़कों पर भी लेने की कोशिश करें। उसमें आप, ये बात जरूर है कि पुरअमन रहें, कानून और आइन के दायरे में रहें। कानून ने जो आपको इख्तियारात दिए हैं उनमें भी आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। उसमें पहले इलेक्शन कमीशन आता है, उसके बाद ट्राइब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और आपके पास जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी आपको कभी भी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये सियासत नाम ही मुफाहमत का है। जब भी आप मुल्क की तरक्की के लिए कोई भी पार्टी हमारे से जब एक अच्छे पहलू में, एक इस फस्तायत के निजाम से इलादा होकर जब बातचीत करना चाहेगी तो हम जरूर उनसे बात करेंगे। अतीक साहब, इस तमाम तर निज़ाम में जो साबिका पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान में नजर आ रहे हैं। अतीक साहब, मौलाना फजल रहमान कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहे। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 23 मार्च को कोई जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। कोई है खबर आपके पास? जी बिल्कुल जी। मौलाना फजल रहमान साहब की जो राहें हैं वो पीटीआई के साथ मिलती नजर आ रही हैं, और इससे पहले भी उन्होंने दावत दी थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो है वो इसको आगे लेकर चलेंगे, सियासत और बाकी मामला को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी दाल जो है उस वक्त नहीं गल सकी थी। लेकिन अब ये खबरें बाहर आ रही हैं कि दोबारा से मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सियासी जो है वो अपनी दुकानदारी चमकाएंगे। बज़ाहिर तौर पर तो ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उकता चुके हैं नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। जिस तरह से उनको माजी में ये कहा गया था कि आपको सदारत की नशिस्त जो है वो दी जाएगी, और जिस तरह से उनको इन बातों में उलझाया गया, लेकिन उसके बावजूद उनको सदारती नशिस्त जो है वो नहीं दी गई, जिससे वो मेरे ख्याल से नाला नजर आते हैं मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से। वो कि नवाज शरीफ साहब खुद उनके घर गए, उनसे मुलाकात की और उनको दावत दी कि वो बाकायदा तौर पर जो है वो जब वज़ीर आज़म के इंतखाबात थे तो उसमें वोट दे, लेकिन उसमें उन्होंने रजामंदी तो जाहिर नहीं की थी, लेकिन बड़ी खुश मिजाजी से उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन फिर भी बर्फ है वो नहीं पिघलती नजर आई। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ये फैसला कर लिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने कि अब वो आइंदा से सियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलाएंगे, और आइंदा का जो लाहे अमल है और जो एहतजाज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो है उसको लाइन अप करेंगे। करेंगे। अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि अभी तक मौलाना साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो बड़े मियाँ साहब जो हैं वो भी फैमिली के साथ सऊदी अरब के लिए निकलते हैं, रमजान के अंदर जाते हैं, तो वहां पे कोई खुफिया मीटिंग के हवाले से भी डिस्कशन है? कोई इस तरह की खबर भी है? अतीक साहब सुन सकते हैं? जी जी साहब, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, इंटरप्शन। मौलाना फजल रहमान इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़े मियाँ साहब भी जल्द दौरा करने जा रहे हैं, तो कहीं उधर बैठ के कोई एक गुफ्तगू शनीजों का उसका सिलसिला आगे बढ़े, शायद के मुस्लिम लीग नून के साथ वो करना दुख से शेयर करना चाहते हो कि मुझे एक दफा फिर डिस्क्वालीफाई किया गया, तो शायद मैं तहरीक इंसाफ के साथ जा रहा हूं तो मुझे ना रोकें। वो इस तरह की मीटिंग की बात गश्त है? देखिए, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो हमेशा से मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर चलना चाहते रहे हैं, और माजी में जो मुलाकात हुई है वो इस चीज का इंदिया है कि वो उनके जो इरादे हैं वो मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलने के हैं। लेकिन चूंकि मौलाना फजल रहमान की रिजर्वेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनके अब इरादे उनके साथ मिलने के तो जाहिर तौर पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो एक टेक्निक जानते हैं, वो लोगों को, जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाना जानते हैं। तो जब सऊदी अरब में उनकी मुलाकात हो और उसमें अगर उनको साथ मिलकर चलने की दावत दी जाए
और उनकी तमाम रिजर्वेशन को दूर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उनकी बात से इनकार करेंगे। ये भी चांस है कि जो जमात के फैसले हैं या जो जमाती लोग हैं, उनके बाकी जो साथी हैं, वो अगर उनसे मुशावरत करके चले तो मुमकिन है कि उनके फैसले कुछ अलग हों। लेकिन बज़ाहिर तौर पर तो ये नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब उनको दोबारा दावत दें और उनकी तमाम जो रिजर्वेशन है उनको दूर करने की यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर उनकी जो है वो बात करें और वो इनकार कर दें। ठीक है, ये सवाल हम हसन अदील साहब से कर लेते हैं। हसन साहब, अगर मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलते हैं तो जलसों में एक आपका बयानिया था, मौलाना साहब का नाम बिगाड़ के भी आप नारे लगाते रहे, तो ये किस तरह से डिफेंड करेंगे? तो फिर तो कप्तान का एक और यू टर्न हो जाएगा ना। देखिए, अगर खान साहब ने पावर पॉलिटिक्स करते हुए यू टर्न लेने होते तो भी जरदारी साहब के साथ मिलकर हम हुकूमत बना सकते थे। इमरान खान साहब को ये ऑफर्स हर दफा इस तरह की वो देते आए हैं। अगर कोई भी शख्स, कोई भी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए यूज करना चाहता है, वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिलकर दूसरों को ब्लैकमेल करके उन पे प्रेशर डाल के और कोई अपने लिए कुछ ओहदे या वजारतें ले सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पर अगर कोई सच्चे नियत से इमरान खान साहब को राजी करके, क्योंकि अल्टीमेट फैसला उन्हीं का होगा कौन सी पार्टी के साथ चलना है और कौन सी के नहीं, अगर इमरान खान साहब ने अपने फायदे के लिए किसी पार्टी से बात करनी होती तो वो जरदारी साहब के साथ बैठ जाते और इस टाइम हम हुकूमत में होते। मगर इमरान साहब ने, खान साहब ने एक असूली मौकफ लिया हुआ है। वो जेल में बैठे हैं तो उस जेल में बैठने को इबादत समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए जेल में बैठे हैं। तो वो कभी भी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने थे, ना अब बनेंगे, और ना किसी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस्तेमाल करके अपनी पावर पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए होने देंगे। तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ आप देखेंगे बिल्कुल अवाम के साथ जुड़ी हुई है। 70 से 80% अवाम ने मैंडेट दिया इस दफा इमरान खान साहब को। तो हमारा जो मौकफ है वो बड़ा ही वाज़ेह है। हम करंट जो सिस्टम है, जो फस्तायत का निज़ाम है, जो बर्बरियत का निज़ाम है, उसके खिलाफ अपनी स्ट्रगल जारी किए हुए हैं। और अगर कोई भी पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा, फस्तायत के निज़ाम से इलादा होकर मुकम्मल तौर पर उससे अपनी राहें जुदा कर कर हमसे कोई बात करना चाहती है, तो उसमें मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब को कोई एतराज नहीं होगा। चलें, यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इस वाले से उनके वकला टीम जो इस वाले से मुतर्रिक दिखाई देती है। कहा यह जा रहा है कि कप्तान ये ईद उनके साथ जा रहे हैं और साइफर केस के हवाले से बात करेंगे। साइफर केस के हवाले से कहा जा रहा है कि कल साइफर केस जो है वो उड़ा दिया जाएगा और बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कल साइफर केस से बरी होते दिखाई देते हैं। बस तमाम तो सूरत में बात करते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी, हसन अदील साहब आपसे बात करेंगे। जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी हैं जो पार्टी को छोड़ के चले गए, अपने मफादात थे, जो भी था एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस वक्त जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जा रही है। अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीलॉन्च होती है, तो फिर कोई दोबारा से कुछ दोस्तों को शामिल किया जाएगा जो बड़े प्रेशर के साथ हैं? आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो नाम जिनके बारे में इमरान खान नरम गोचा रखते हो? अभी तक जहां तक मुझे इमरान खान साहब का एक कंसिस्टेंट स्टांस इस बारे में नजर आया है वो यही है कि जो भी जरा सा भी लड़खड़ाया, जिसने भी मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब और इस तरीके इंसाफ और इस मिशन का साथ छोड़ा, इमरान खान साहब उस बारे में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, 1% भी नहीं है उनका। कैटेगोरिकली उन्होंने इस पे एक क्रॉस लगा दिया है कि इन सब लीडरान को वापस नहीं लिया जाएगा। इसकी मिसाल में इलेक्शन सियासतदान तो बचा ही कोई है ना जी। टोटल वकला टीम इस वक्त पूरी पार्टी को ऐसे लगता है जैसे हाईजैक कर लिया गया। देखिए, उस मुश्किल वक्त में सिर्फ वकला ही एक ऐसी बरादरी थी और हमारे पास जो ILF हमने बनाई थी वही एक ऐसी फोर्स हमारे पास रह गई थी जो बाहर निकल सकती थी। देखिए, इलेक्शन से पहले 9 मई के बाद इमरान खान साहब से मिलना नामुमकिन था स्वाय वकला का। जब वहां पर कोई भी जाता था, वकील नहीं होता था, तो उसको जब जैसे ही बाहर आते थे या अंदर जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था।
तो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी थी उस वक्त के वकला बरादरी को ही आगे लाया जाए। और कोई देखिए हमारे, अब मुझे जेलम का पता है, कोई बंदा उस वक्त उन मुश्किल हालात में टिकट लेने को ही तैयार नहीं था। 9 मई के बाद इतने मुश्किल हालात बन गए थे, तो वकला बरादरी ही थी जो दलेर होकर, निडर होकर सामने आई और इस मिशन का साथ दिया और इस पार्टी को बचाया, आगे लेकर गए, इलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी कंपाइल की और उस अच्छी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने हैं कि 2/3 की अक्सरियत से जो पीटीआई के जो अरकान थे वो मुंतखब हुए और असम्बली में आ नहीं सके फॉर्म 45-47 की वजह से, पर 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। और इन्हीं वकला को जिनके बारे में आप ये ऐसे कहते हैं कि उन्होंने शायद पार्टी को हाईजैक कर लिया है वगैरह वगैरह, उन्हीं की कमाल की स्ट्रेटेजी की वजह से पार्टी मजबूत हुई, पार्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि मजीद इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शेर अफजल मरवत को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। देखिए, जो भी शख्स पॉलिटिक्स के फील्ड में आएगा, चाहे वो जितना भी नेक पारसा अच्छा हो, जितना भी मुखलिस हो, उस पर क्रिटिसिज्म तो होगा। 100% लोग कभी आपके साथ नहीं हो सकते। 24 करोड़ अवाम का ये हमारा मुल्क है, हमारे पास अपोजिशंस भी हैं, हमारे पास और लोग भी हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुखालिफ हैं, तो 100% लोग तो कभी भी आपकी तरफ नहीं हो सकते। अब शेर अफजल मरवत एक हमारे सामने जिंदा मिसाल है, एक अजीम मिसाल है कि एक वकील थे वो, और उन्होंने इस तहरीक को अपने सीने से लगाया, अपने इमरान खान साहब के नजरिए को अपने दिल में बसाए, वो आगे बढ़े, उन मुश्किल हालात में उन्होंने एक स्टैंड लिया। और अब इस टाइम उनकी एक नेशनल लीडर की रिकग्निशन है, पूरे पाकिस्तान में उनकी एक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी ब्रांड है, वो एक फैन फॉलोइंग है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने इमरान खान साहब के नजरिए को मुश्किल तरीन वक्त में आजमाया और डट कर शेर की तरह सामने खड़े हो गए। और जो लीडरान जिनकी पहले बात करते हैं कि लीडरान हमारे पास रह नहीं गए, उनको मैं लीडर समझता ही नहीं हूं। जो मुश्किल वक्त में अपने नजरिए के को छोड़ दे, जो मुश्किल वक्त में अपने लीडर का साथ छोड़ दे, उसको तो मैं लीडर मानता ही नहीं हूं। देखिए, पावर पॉलिटिक्स अपनी जगह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है, एक नजरिए की बुनियाद पर खड़ी है। इमरान खान साहब इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का नारा लगा के आगे आए, उन्हीं लोगों ने हमें छोड़ा जिन्होंने इस नारे को दिल से नहीं अपनाया था। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग हमसे चले गए, वो लीडर कभी थे ही नहीं और हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। अब हमारे पास चांटी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तकलीफ, इन तमाम मुसीबतों, तमाम इस आग के तूफान में जो लोग गुजरे, उसके बाद जो लोग रह गए हैं वो नजरियाती लोग हैं, इमरान खान साहब के साथ मुखलिस लोग हैं। और अब हमारी पार्टी में स्पेस भी नहीं है। अब जैसे जेल में हम 5 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं और सारे लोगों हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार इलेक्शन लड़ा था। आप हमें कह सकते हैं कि हम लीडरान नहीं है या जो भी है, मगर हम सब ने इलेक्शन जीता क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के नजरिए के साथ जुड़ी हुई है और उस नजरिए की ताकत से ही हम सब कामयाब हुए हैं। अब वो वक्त खत्म हो गए हैं जब बरादरियां और धड़े और बड़े नाम हमें चाहिए थे। जी, एक बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया। अतीक साहब, लगता है ऐसा ही है जैसे हसन साहब ने बात तो बड़ी जबरदस्त कर दी है, लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा है। अभी कह दिया गया, असद कैज़र साहब ने कहा कि जो वकला का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेट किया, पार्टी को लेकर चले, लेकिन अब अगले सियासी मामला सियासतदान देखेंगे। अब फड्डा नहीं हो जाएगा? वकला टीम ने मेहनत की, वकला टीम कहेगी कि मुश्किल वक्त से हम निकाल के लाए, अब सियासतदान दोबारा से अब वापस आके हमें पास करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी और जितने मुश्किल वक्त पे पार्टी को सहारा दिया, और अगर एट दी एंड जब उनको कह दिया जाए कि अब कश्ती जो है वो भंवर क्रॉस कर चुकी है और अब आपकी जरूरत नहीं रही, तो मेरे ख्याल से जो वकला टीम होगी या जिन्होंने इस वक्त मुश्किल वक्त को देखा होगा, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो अब उनसे अलग हो, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी समझकर गालिबन इस पार्टी को सपोर्ट किया था और बड़े मुश्किल वक्त देखे, बड़े मुश्किल हालात देखे और बड़ी सोबतें मेरे ख्याल से उन्होंने बर्दाश्त की होंगी। और कई ऐसे वकला है जिन्होंने वाकई देख रहे हैं और कई जो है जेल भी काट चुके हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो पिछले 2 जब एहतजाज हुए तो उस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको पाबंद सलासल भी किया गया। और इसके साथ साथ और भी दीगर कई ऐसे सियासतदान जो वकील हैं, वकालत से ताल्लुक रखते हैं, पेशा से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको भी बड़ी मुश्किल हालात का जो है सामना करना पड़ा था। तो एट दी एंड जब उनको ये कहा दिया जाए कि अब कश्ती हमारी भंवर से निकल आई है और आपकी जरूरत नहीं है, तो आप अपना जो पेशा कर रहे थे उसमें करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे राजी होंगे या खुश होंगे। तो मुझे लगता है कि जो जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो बड़े जो इमरान खान साहब की नजर में बड़े सीनियर हैं और बड़े जीरक सियासतदान समझे जा रहे हैं, उन जैसे बंदों को तो जरूर पार्टी में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, अब हालिया दिनों में जो इमरान रियाज साहब है, उन्होंने बड़ी तनकीद की है शेर अफजल मरवत साहब से, उनको दीवाने का लकब दिया है
और ये कहा गया कि इस तरह के बंदे जो है पार्टी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और भी आवाजें निकलना शुरू होंगी जब थोड़ा सा पार्टी को वक्त मिलेगा और पार्टी को जब थोड़ी सी जब उनको सपोर्ट मिलेगी और आपने आप खुलकर अपना बयान जो है सामने ला सकेंगे, तो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो बहुत से जो पुराने सियासतदान हैं और जो पुराने लीडर हैं वो जरूर इनके खिलाफ बोलेंगे। अच्छा अतीक साहब, एक तो चीज वाज़ेह है ना, इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी टोटल फैन फॉलोइंग है, वोटर तरीके इंसाफ का नहीं है, इमरान खान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट देना है। इमरान खान ने इलेक्शन में हमने देख लिया, गाजर मूली बैंगन पे लोगों ने निशान लगा के तरीके इंसाफ को नहीं बल्कि इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान हर शख्स ने अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान के बाद भी कोई तरीके इंसाफ का फ्यूचर नजर आता है आपको? देखिए, अब जितने रहनुमा हैं उनसे भी अगर बात कर लें तो वो भी यही कहते हैं कि जो अरूज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। जब तक इमरान खान साहब खुद इस जमात के साथ खड़े हैं तब तक लोग उनके साथ खड़े हैं। अब जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका बयानिया है, जो स्टेटमेंट है और जो उनकी दलेरी है उस वजह से खड़े हैं। अब इसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी की बातें निकल रही थी एक वक्त में जब उनको गिरफ्तार किया जाना था, तो लोगों के अंदर बड़ा एक रिएक्शन आया था कि शाह महमूद कुरैशी ही क्यों चेयरमैन पीटीआई बनेंगे। तो उस पर जो बाकी जो लीडरान थे उनकी तरफ से भी रिजर्वेशन थी कि शाह महमूद कुरैशी क्यों बने, इसके अलावा दीगर ऑप्शंस हैं उनको क्यों नहीं आप ओवरव्यू कर रहे। तो उस पर इमरान खान साहब ने फिर बड़े दानिस्ता तौर पर और बड़ी समझदारी से फैसला करते हुए एक जो बैरिस्टर गौहर साहब को जो है वो ओहदा दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि जब इमरान खान साहब खुद ये जो मामला चला रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उन्होंने गेज रखा हुआ है, जिस तरह से पब्लिक उनकी दीवानी है, तो उसके अलावा किसी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है उनमें ये काबिलियत है। अच्छा हसन अदील साहब, एक सवाल यही आपसे मैं कर लेता हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनके बाद तरीके इंसाफ का फ्यूचर है। वैसे एक सवाल किया गया था उनसे निजी चैनल पे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपना जानशी एक नौजवान लीडर को रखा है, मैं इसको इसलिए सामने नहीं ला सकता कि उसके मुखालिफ हो जाएंगे। तो मुराद सईद ज़ाहिर हम कह सकते हैं कि उनके जानशीन हो सकते हैं, नौजवान तो हमें वही नजर आते हैं इस वक्त मुतर्रिक। और क्या लगता है क्या बनेगा इसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको बहुत ज्यादा तब्दील किया है। खान साहब की जो 26 साल की स्ट्रगल है उसके बाद, उससे पहले और उसके अब के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहले भी कहा, यह हजूम एक कौम बन चुका है, नौजवानों में एक शऊर आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान साहब के साथ ही हैं, इमरान खान साहब के साथ ही जुड़े हैं, मगर इमरान खान साहब ने एक तरबियत कर दी है, एक नजरिया दे दिया है। इमरान खान साहब, अल्लाह उनको बहुत लंबी जिंदगी दे, उनके बाद भी अवाम, मैं समझता हूं कि तरीके साहब एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, एक नजरिया बन चुका है। इमरान खान साहब चाहे किसी को भी नॉमिनेट कर दें, अब नामों पे जाए ही मत, चाहे मुराद सईद साहब हो चाहे कोई भी हो, इमरान खान साहब नॉमिनेट कर दें, वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। इमरान खान जिसको भी नॉमिनेट कर देंगे लोग उसके लबैक कर देंगे। हमें अपनी इलेक्शन जो कैंपेन का पता है कि लोग हमारे साथ सिर्फ ये कहते थे कि आप इमरान खान साहब, कोई हमें जानता था या नहीं था कि आप इमरान खान साहब ने आपको नॉमिनेट कर दिया है, अब हम आपके साथ हैं जब तक आप उनके साथ खड़े हैं। तो इमरान खान साहब किसी को भी नॉमिनेट कर दें, लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। और अगर ना भी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंस्टीट्यूशन है, एक नजरिए का नाम है, और इस नजरिए को लेके ये जो शऊर अवाम में पैदा हो गया है, 70-80% कि जो पॉपुलेशन है तहरीक इंसाफ के साथ जो जुड़ गई है, वो उस शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपना लीडर इंशाल्लाह बड़े ही पुरअमन तरीके से चुन लेंगे इंशाल्लाह। और तहरीक इंसाफ बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मलिक साहब सीनियर तज्जियाकार थे, वो हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सर सूरत पे बात कर रहे थे। इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरीका फ्यूचर क्या है। ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए, ग्रास रूट पे, तो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जितना वोटर है वो इमरान खान का फॉलोअर है। और इमरान खान अगर सियासत से बाइकआउट करें, अगर बज़ाहिर नज़र तो नहीं आता ऐसा, और उनकी अल्लाह ज़िंदगी दराज करे, तमाम पाकिस्तान के सियासी लीडरान के लिए हमारी पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन हर शख्स ने दुनिया से जाना है, तो अगर उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर फ्यूचर देखा जाए ग्रास रूट पे, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का फ्यूचर कोई ख़ास नज़र ब्राइट नहीं नज़र आता। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस वक्त बानी जेल में है, तो बाहरी आज़ाद तरह के मामलात, लड़ाइयाँ जारी हैं, और एक उनका असल बयानिया जेल से असल बयान क्या है वो बाहर आते आते 4 हिस्सों में बढ़ जाता है।
तो आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से सर्वाइव करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान होगा, और किस तरह से लेकर चलेगी एक अलग सवाली निशान है। दूसरा ये कि आज आमिर जोगर साहब ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ईद जो है इमरान खान घर करने जा रहे हैं, उनकी रिहाई यकीनी तौर पे हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह के मामला इस तरफ जाते हैं। क्या कप्तान अपनी ईद जो है वो जेल में करते हैं या घर में करते हैं? जेल में करते हैं तो एक नया पॉलिटिकल जेस्चर जो है पाकिस्तान की सियासत में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अपने मेजबान उसामा जाहिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।